सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपका पाठ्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको क्लास 12th की में आने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ काव्य का। कविता का नाम है आत्मा परिचय। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म सन 1907। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड, हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी, उनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित। इनका निधन सन 2003 मुंबई में। इनकी एक लेख है, बीच में इनकी पंक्तियां हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली। 1942-1952 तक इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यवर्ग से के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति वचन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता का प्याला, जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े कफूर हो जाएंगे। इसे वचन का हलावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी योगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई हैं। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को
जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यवाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उनकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्साह, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घटित करता चलता है, और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तिगत में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनिया ठुकराकर उस भाव से दुनिया किसी भी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कथा का यह वितान और विरोधाभास, यह विग्रह उन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकाशित के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मकता कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना वचन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास की पगों की गति में चंचलता, तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। धन्यवाद।